साथियों, ग्लोबल वार्मिंग एक चिंता का विषय बन चुका है। पहले के समय में हम प्रकृति के साथ में रहते थे, प्रकृति को साथ लेकर चलते थे, लेकिन आधुनिक और रासायनिक कृषि ने उसी प्रकृति को नष्ट करना शुरू कर दिया है, जिस पर आज हम निर्भर करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग यानी कि ग्रीन हाउस गैसेस का इमिशन, और आपको शायद जानकर आश्चर्य होगा कि 30 से लेकर 40% कंट्रीब्यूशन खेती का है इस ग्लोबल वार्मिंग को बढ़ाने में। जी हाँ, जब हम रासायनिक खेती करते हैं उस कारण से टॉप सॉइल का इरोजन होता है, तो कम से कम 20 बिलियन टन टॉप सॉइल का इरोजन यानी क्षरण हो चुका है, और एक टॉप सॉइल को बनने में 500 से 1000 साल लगते हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारी मिट्टी पूरी तरीके से बंजर हो जाएगी। इसका समाधान क्या है? इसका समाधान हमारे पास में ही है, और उसका नाम है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर हमारे इकोसिस्टम को फिर से क्रिएट करती है, वाटर रिटेंशन की जो कैपेसिटी है हमारी मिट्टी की उसको बढ़ाती है, टॉप सॉइल का जो क्षरण यानी इरोजन होता है उसको रोकती है, न्यूट्रिएंट्स की जो सोखने की क्षमता होती है मिट्टी में उसकी क्षमता वो बढ़ाती है, और हमारे एनवायरनमेंट में एक इस तरह का एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट करती है कि प्रकृति को कोई नुकसान नहीं होता, और ग्लोबल वार्मिंग जिस तरह से आज बढ़ रही है उसको रोकने में भी ये कामयाब है। तो क्या है रीजनरेटिव एग्रीकल्चर? आज इस वीडियो में हम बहुत डिटेल में बात करने वाले हैं, तो ये वीडियो आप अंत तक जरूर देखें। मैं संकल्प शर्मा विदिशा मध्य प्रदेश से नर्मदा प्राकृतिक फार्म के यूट्यूब चैनल नेचुरल फार्मिंग में डीसी पर आपका फिर से स्वागत करता हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कॉमेंट करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और वो बेल आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलती रहे। पहला प्रिंसिपल है डू नॉट डिस्टर्ब, यानी कि बिल्कुल भी हमको टिलिंग नहीं करनी है। हम जितनी बार भी टिलिंग करते हैं हम अपनी टॉप सॉइल को नष्ट कर रहे हैं, और जैसे मैंने बताया टॉप सॉइल को बनने में 500 से 1000 साल लग जाते हैं। तो कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि हम जब भी खेती करें टिलिंग बिल्कुल ना करें, एक ऐसी पद्धति को अपनाएं जिसमें टिलिंग की ज़रूरत महसूस ना हो। मैं भी नेचुरल फार्मिंग कर रहा हूं, बट वो सही मायने में नेचुरल फार्मिंग नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं मैं खेत की टिलिंग कर रहा हूं। लेकिन आप जो मेरे पीछे फाइलर ऑर्चर्ड देख रहे हैं, इसमें मैंने पिछले करीब 2.5-3 साल से टिलिंग नहीं की है, और उसका नतीजा मुझे साक्षात इस मॉडल में देखने मिलता है। तो पहला रूल है कि हमारे खेत में टिलिंग बिल्कुल ना करें। दूसरा प्रिंसिपल है कवर अप। मैं अपने वीडियोस में कई बार बता चुका हूं कि हमारी मिट्टी हमेशा ढकी रहनी चाहिए, और उसका सबसे अच्छा तरीका है कि आप उसमें मल्चिंग करें, कवर क्रॉप्स लें। या तो आपकी मिट्टी आप अपनी फसलों से ढकिए, या आप अपनी मिट्टी को जो स्ट्रॉ है, जो कास्ट आच्छादन है, आप उससे ढकिए, या फिर जो वीड्स हमारे ग्रो करते हैं, जो खरपतवार होती है, आप उससे मिट्टी को ढक के रखिए। मैं बार बार मेरे वीडियोस में ये एग्जांपल आपको दिया हूं कि इस फाइलर ऑर्चर्ड में हमने पिछले 2.5-3 साल से टिलिंग नहीं की, और आप पीछे देख सकते हैं कितनी ज़्यादा इसमें वीड्स ग्रो हो रही हैं। तो ये जो वीड्स हैं ये कई मायने में हमको फ़ायदा पहुंचा रही हैं। मिट्टी का जो इरोजन है, जो बहुत ही ज़रूरी बात है कि हमारी मिट्टी का इरोजन नहीं होना चाहिए टॉप सॉइल का, और ये जो खरपतवार है उस मिट्टी को पकड़ कर रखती है। जब आप कास्ट अच्छा यानी स्ट्रॉ मल्चिंग करते हैं उससे भी मिट्टी का कटाव रोकता है, क्योंकि जब तेज़ बारिश होती है, तेज़ बारिश के कारण अगर आपने मल्चिंग नहीं की है तो मिट्टी बह के जा सकती है, लेकिन आप जब मल्चिंग करते हैं तो मिट्टी के कटाव को आप बहुत हद तक रोक सकते हैं। और मल्चिंग के कई सारे फायदे हैं जो अपने कई सारे वीडियोस में मैं बता चुका हूं। तो मल्चिंग ज़रूर करें, मिट्टी को आप ढक के रखिए, चाहे वो स्ट्रॉ मल्च हो चाहे वो लाइव मल्च हो। नो केमिकल्स, ये हम सबको पता है कि रसायन हमारी खेती में कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। हम जब भी कोई रसायन हमारे खेत में डालते हैं तो जो भी माइक्रोब्स हैं, जो भी सूक्ष्म जीवाणु हैं, अर्थवॉर्म्स हैं, उनको हम खत्म कर रहे हैं, उनको हम नष्ट कर रहे हैं। तो हमारी खेती में रसायन का उपयोग हमको बिल्कुल नहीं करना चाहिए। एक इस तरह का इकोसिस्टम, एक इस तरह का सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल क्रिएट करना चाहिए कि जिस मॉडल में आपके जो बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, जो मित्र कीट हैं, वो पनपें, और आपके जो हानिकारक कीट है आप उनको खत्म कर सकें उनकी मदद से, और एक इस तरह का इको बैलेंस आप क्रिएट कर सकें कि आपकी जो फसल है उसमें कोई रोग ना लगे और आप प्रकृति को साथ में लेकर चलें।
बूस्ट बायोडाइवर्सिटी, ये मेरा फाइल और ऑर्चर्ड अगर आप देख रहे हैं तो ये एक बहुत ही प्रत्यक्ष उदाहरण है कि किस तरह से खेत में बायोडाइवर्सिटी होनी चाहिए। इस मॉडल में आप देखें कि तरह तरह के इसमें पेड़ लगे हुए हैं, हर वैरायटी के इसमें पेड़ लगे हैं। अमरूद भी है, आम भी है, मौसम्बी है, नींबू है, सीताफल है, मोरिंगा है, वीड्स ग्रो कर रहे हैं, अरहर है, बीच बीच में हम इसमें गेंदा लगाते हैं। और इसी फील्ड में हमारी जो गाय है उसको हम चरने के लिए छोड़ते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि किस तरह से आप अपने खेत पर बायोडाइवर्सिटी बना सकते हैं, कि जहां सभी तरह के प्लांट्स और जो हमारे गाय है आप उनको इस तरह से रख रहे हैं कि इस तरह का वातावरण आप अपने खेत पर बना रहे हैं कि एक बायोडाइवर्सिटी आपके खेत में इंक्रीज हो रही है और साथ ही साथ में एक इकोसिस्टम डेवलप होता है और जिससे एक सेल्फ सस्टेनेबल मॉडल आपके खेत में क्रिएट होता है। तो इस तरह की बायोडाइवर्सिटी आप अपने खेत पर हमेशा रखें। मोनोकल्टीवेशन बिल्कुल ना करें, हमेशा अंतर्वर्तीय फसलों का मिश्रण अपने खेत पर रखें। और इस तरह से जिस तरह का एक आप माहौल अब मेरे पीछे देख रहे हैं उस तरह का एक वातावरण आप अपने खेत पर क्रिएट करें। निश्चित तौर पर आपके प्लांट को, आपके पौधों को एक नई ताकत मिलेगी, नई ऊर्जा मिलेगी और उनमें उन रोगों से लड़ने की भी क्षमता मिलेगी जो अमूमन रासायनिक खेती में लगते हैं। तो उस तरह की बायोडाइवर्सिटी अब अपने खेत पर क्रिएट जरूर करें। लिसन टू द लैंड, इसका मतलब यह है कि हम प्रकृति के साथ चलें, प्रकृति की सुने और कोशिश करें कि हम प्रकृति की नकल करें। प्राकृतिक खेती की हम जब बात करते हैं तो हम सिर्फ और सिर्फ प्रकृति को साथ में लेकर चलने की बात करते हैं। मेरा अभी तक का अनुभव रहा है पिछले 3 साल का इस 5 ईयर ऑर्चर्ड में, मैंने देखा है कि अगर हम इस किसी भी चीज को, चाहे वो आपका पौधा हो, कोई आपकी सब्जी हो, कोई आपका अनाज हो, कोई आपके फलदार वृक्ष हो, अगर आप उसको प्रकृति के भरोसे छोड़ते हैं, आप प्रकृति से बिल्कुल छेड़छाड़ नहीं करते हैं, जो मैंने पहला प्रिंसिपल आपको बताया था नो टिलिंग का, अब वो अगर फॉलो करते हैं, वीड्स को आप ग्रो होने देते हैं, उनके रूट्स को डिस्टर्ब नहीं करते हैं, तो कई मायने में आप एक इस तरह का इकोसिस्टम आप अपने खेत पर क्रिएट कर सकते हैं। मेरा ये मानना है कि बाहर से कुछ भी डालने की आपको जरूरत नहीं है। प्रकृति अपने आप में इतनी सक्षम है कि सब कुछ हमारे पौधों के लिए हमारे ही खेत पर, हमारी मिट्टी के नीचे सब कुछ मौजूद है। कोशिश हमारी होनी चाहिए कि हम उस तरह का एक वातावरण हम अपने पौधों को, हमारे वृक्ष को हम दे सकें ताकि उनको बाहर से कुछ भी लेने की जरूरत ना पड़े और अपने आप वो ग्रो करें और आपको जो न्यूट्रिशन वैल्यू चाहिए उस तरह की न्यूट्रिशन वैल्यू आपको मिले, उस तरह का प्रोडक्शन आपको मिले। अगर आप ये सारे प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं, 0.4% भी अगर आप कार्बन बचाते हैं और अपनी मिट्टी में बढ़ाते हैं, तो आप ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का, CO2 का जो इमिशन है, आप उसको रोक सकते हैं। तो साथियों, जैसा मैंने पहले बताया कि खेती एक बहुत बड़ा कारण है ग्लोबल वार्मिंग बढ़ने का, और रीजनरेटिव एग्रीकल्चर, नेचुरल फार्मिंग अगर आप फॉलो करते हैं तो उस दिशा में हम काम कर रहे हैं कि जिसमें आप प्रकृति को साथ में लेकर चलते हैं, एक बायोडाइवर्सिटी आप अपने खेत पर बना रहे हैं, एक इकोसिस्टम आप अपने खेत में क्रिएट कर रहे हैं और प्रकृति को नष्ट होने से बचा रहे हैं। तो उम्मीद है साथियों, आप अगर रासायनिक खेती कर रहे हैं, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि कुछ एरिया में आप रीजनरेटिव एग्रीकल्चर की जो प्रैक्टिसेस है आप वो फॉलो करें, नेचुरल फार्मिंग की प्रैक्टिसेस को आप फॉलो करें और पर्यावरण को बचाने में अपना योगदान दें। इसी नोट पे मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।